So today I'm starting with the new topic, the next topic that is capacitance. ठीक है? कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? इट मींस कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। किस पे अपन चार्ज स्टोर करते हैं? स्टोर चार्ज किसी पे भी स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि हमारी बॉडी भी थोड़ी बहुत कैपेसिटिव होती है, हमारे में भी थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर होता है, तो हम एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस बनाते हैं जिसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं। क्यों चार्ज स्टोर करते हैं उसके अभी रीजन आएंगे, वरना अदरवाइज तो हमारे पास बैटरी भी है और बैटरी पे तो कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो होते रहता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन के। बट हमें कैपेसिटर क्यों चाहिए अगर बैटरी है हमारे पास? विल एक्सप्लेन इन व्हाई। तो कैपेसिटर में अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस का बेसिक फंडा पता क्या होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो कोई बॉडी अपने पास हैंडल कर सकती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाएगा, यानी कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है बॉडी के अक्रॉस। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू B और यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है Q इज इक्वल टू C। C उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। C इज द कैपेसिटेंस दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आल्सो। और अगर हम कैपेसिटेंस को अब समझना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन B। ऐसा यूनिट 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, है ना। इफ Q इज इक्वल टू CV को कोई फॉर्मूला को चेंज मत करना, C इज इक्वल टू QB मत बना देना। फॉर्मूला ऐसा रखना कि Q एक साइड आता है, Q बीच का अल्फाबेट है, C और V लास्ट और पहले के अल्फाबेट। तो ऐसे याद रहेगा। चार्ज, हाँ मेरे को दिखाई देना इसके 1 फैरेड पर 1 कूलम ऑफ चार्ज is stored across a potential difference of 1 volt, then capacitance is said to be 1 farad। ठीक है, सिंपल है। यहाँ तक जो पहली चीज आपको सर पता होनी चाहिए कि हम कैपेसिटर बनाते क्या। जैसे कि अभी अभी जो हमने पढ़ा वहां से स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। आपको इसकी ये पीडीएफ मिल जाएगी राइट आफ्टर द क्लास आपको, ठीक है। उसमें से नोट कर लेना जो जो नोट करना। स्फेरिकल कैपेसिटर, जैसे कि हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज अगर हम Q दें तो Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट, पूरी बॉडी पे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना? Q अपॉन B। Q ओवर व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q बाय R। तो K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो Q V की जगह डाल दिया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q कट गया, वो ऊपर चला गया। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सिंपल है आपको। बट हमारे सिलेबस में ज्यादा महत्व दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, पीपीसी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाते कैसे, पहले वो समझो। एक कंडक्टिंग प्लेट ली और इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये सोर्स वो है जिसके पास एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना भी चार्ज ये सोर्स दे सकता है, ठीक है। इस सोर्स ने चार्ज को, अब इस सोर्स ने इस प्लेट को चार्ज दे दिया क्योंकि इस प्लेट के पास चार्ज जा सकता। ऐसा नहीं किसी को, ये प्लास्टिक, ये जो मग है हमारा, मग को उठा के कैपेसिटर नहीं बना सकता बिकॉज मग विल नॉट एक्सेप्ट एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटर बनाने के लिए जो हमने प्लेट यूज करी, ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी कंडक्टिंग इन नेचर, ताकि वो कुछ चार्ज को रखे अपने पास। यहाँ पे सिंपल है। तो इसने अपने पास कितना चार्ज रखा डिपेंड्स कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी या इसकी सैचुरेशन लिमिट कितनी, कितना चार्ज रख सकता है। तो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में एक प्लेट को हम सोर्स से जोड़ देते हैं और उस प्लेट के ऊपर आ गया चार्ज बहुत सारा, जितना वो रख सकता है, राइट। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो प्लेट था जिसके पास ऑलरेडी इतना सारा चार्ज था, उसके सामने एक अनचार्ज प्लेट रख दिया। अनचार्ज प्लेट रखने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव अपना इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव इस पे इंड्यूस कर देगा, इस नेगेटिव का पॉजिटिव यहां इंड्यूस हो जाएगा, राइट। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों प्लेट सैचुरेट नहीं हो जाते, जब तक दोनों प्लेट्स का पेट नहीं भर जाता कि भाई और चार्ज दे ही नहीं सकते। डन। थर्ड स्टेप पे हम ये करते हैं, यहाँ पे एक चीज और हुई है। हर्ष आप म्यूट पे हो ना? नहीं सर। आप ये व्हाट्सएप वाला मेरा था अभी, सिग्नल के आपका? मेरा था। हाँ, फिर आपको म्यूट पे जाना पड़ेगा। हाँ जी, एक सेकंड। और जब भी डाउट आए तो म्यूट ऑफ करके पूछना मेरे से, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज और हुई है कि विद इन दिस सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज की वजह से सिस्टम का पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज हो गया,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव अंदर वाली साइड का। और सिंस पोटेंशियल चार्ज कितना जा सकता है कैपेसिटर पे वो प्रोपोर्शनल किसके था, पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा और चार्ज डाल सकते, तो ये दोनों प्लेट्स वैसे तो भरी हुई थी बट अब थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा दोनों प्लेट्स पे, जितना पहले था उससे भी ज्यादा, समझ गए। बट अल्टीमेटली प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि अब दोनों प्लेट सैचुरेट होंगे, नो मोर चार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफ द प्लेट। देन कम्स द फाइनल स्टेज। हम थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, हम हमारे पास है क्या, एक प्लेट जिसपे ऑलरेडी एक्स्ट्रा चार्ज है, इस पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा चार्ज था। अब हमने इसका जो पीछे वाला रीजन है इसको कर दिया अर्थ। इसको अर्थ करने से हुआ क्या, ये जितना भी चार्ज था इस साइड ये सारा कहां फ्लो कर जाएगा, अर्थ पे। सारा चार्ज फ्लो हो गया तो इससे फायदा क्या होगा, सेकंड प्लेट बोलेगी कि भाई माई वन साइड इज एम्प्टी, नाउ यू कैन गिव मी मोर चार्ज। दैट मीन्स more negative charge can be accommodated on this plate. This means more positive charge can be accommodated on this plate. तो जितना भी ज्यादा पॉजिटिव आएगा उसका एक्स्ट्रा नेगेटिव यहां होते जाएगा और उस नेगेटिव का पॉजिटिव जो पीछे आना चाहिए था वो वाया अर्थिंग ग्राउंड में चला जा रहा है। तो इस प्रोसेस से हम कितना चार्ज दे सकते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, इनफाइनाइट अमाउंट, क्योंकि सेकंड वाली प्लेट का तो सैचुरेशन लिमिट अब आ ही नहीं रहा है ना। तो हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं बट हम देते हैं बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि उससे ज्यादा वो कैपेसिटर हैंडल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये जो बिजली आन चमकती है लाइटनिंग के टाइम, अगर हम हर एक बिल्डिंग के ऊपर एक लंबा सी रॉड लगा दें ऑल ओवर चंडीगढ़ कि बिजली चमक के गिरे तो उसी रॉड पे गिरे, तो किसी ना किसी घर पे तो बिजली गिरेगी, मतलब वो रॉड एक्सेप्ट हो जाएगी। और बिजली को हम रूट करते हैं घर के नीचे एक बहुत बड़ा कैपेसिटर लगा दें, ये सभी घरों की उन टावर्स को जोड़ के बड़ा सा कैपेसिटर किसी बड़े से ग्राउंड के बीच में गाड़ के गड्ढे में बना दिया। अगर हम एक बिजली का चार्ज स्टोर कर पाए तो हम पूरे शहर को 6 महीने तक बढ़िया बिजली दे सकते हैं बिना पावर कट। और वो नेचुरल बिजली, उसके लिए हमें कोई डैम का पानी नहीं रोकना पड़ा, ना कुछ सोलर को कन्वर्ट करना पड़ा, हमने सीधे सीधे प्योर चार्ज यूज कर लिया। बट उतने बड़े चार्जेस बनाना पॉसिबल ही नहीं है, और अगर हम बना भी दें तो उसमें इतना सारा चार्ज स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बीच की मीडियम है, अभी क्या है इस मीडियम, अभी तो कुछ भी नहीं है ना। तो बीच में ये कुछ नहीं है, इसको एयर मान लेते हैं आगे। एयर इज इंसुलेटिंग राइट नाउ। एक्चुअली एयर की प्रॉपर्टी होती है, एयर इंसुलेटर नहीं होता, एयर डाइलेक्ट्रिक होता है। दैट मीन्स एयर विल स्टार्ट कंडक्टिंग एट इट्स ओन आयनाइजेशन पोटेंशियल। लेट्स से दैट वोल्टेज भी 10 raised to power 6 volt, that is 1 lakh volt. At 1 lakh volt air starts conducting. So अगर हमने बहुत सारा चार्ज दे दिया, इन दोनों प्लेट्स का बीच का जो पोटेंशियल डिस्टेंस है बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक टाइम पे 1 लाख वोल्ट क्रॉस हो गया। अब क्या होगा, बीच की एयर हो गई आयनाइज, अब वो चार्ज कंडक्ट कर रही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो भी चार्ज है सारे एक दूसरे पे आके खत्म हो जाएगा। तो हम अगर बहुत बड़ा चार्जर बना भी दें तो हम वी विल नॉट बी एबल टू स्टोर अ प्लेंटी ऑफ चार्ज ऑन इट, सो वी मेक स्मॉल कैपेसिटर्स, दैट टू ऑफ a very small magnitude of charge, माइक्रो कूलम्स, माइक्रो फैरेड्स के कैपेसिटर होते हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? अर्श, अर्श, नो सर। अर्श चला गया। नहीं सर, मैं म्यूट पे था ना, मुझे याद नहीं था। हाँ, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। हाँ जी। कोई डाउट है? नो सर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर वर्किंग आई तो 3 स्टेप्स में समझाना है। प्लेट स्टेप नंबर 1 में a plate is connected to a source which accepts the amount of charge, सैचुरेट हो गया। स्टेप नंबर 2 में एक अनचार्ज प्लेट उसके पास रखो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इंड्यूस होते हैं। थर्ड स्टेप में प्लेट नंबर 2 के बैक साइड को अर्थ कर दिया ताकि सारा चार्ज फ्लो हो गया। डन। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया है ए, इनके बीच की डिस्टेंस है डी।
प्लेट एरिया ए, ठीक है। अब हमें इसकी कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। इस पे चार्ज क्या है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई बता सकता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? अगर इस प्लेट की मैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोल दूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो एक प्लेट, ये गॉस थ्योरम में आया था, अगर आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसपे चार्ज है क्यू, चार्ज से स्टार्ट करो, तो चार्ज क्यू अगर है, ब्रो क्लास ले रहा हूं 7 बजे के बाद। चार्ज अगर क्यू है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा, विच इज चार्ज अपॉन इट्स एरिया क्यू बाई ए। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई गॉस थ्योरम ने जो कहा कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस साइड, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब गॉस थ्योरम रिवाइज करेंगे तब ये भी आ जाएगा। अब हमारे पास है दो प्लेट्स, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, ठीक है। मेरे को इस पे चार्ज दे दिया गया पॉजिटिव और इस पे चार्ज दे दिया गया नेगेटिव। मेरे को बोला गया कि बताओ रीजन 1, 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। रीजन 1 में पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स थी, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड्स थी। रीजन 2 में पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव यानी कि इनवर्स। रीजन 3 में पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 0 हो जाएगी। यहाँ पे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड रीजन में अगेन 0। तो बेसिकली जब अपोजिट चार्ज के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बट एक प्लेट की वजह से क्या होती है, इसमें कोई डाउट? हरमन चुपचाप नहीं बैठना। फर्स्ट में क्या ये चीज कहते आई? हाँ, पहले तो सीधे बैठो, पीठ सीधी करो, दिमाग तक ब्लड जाएगा, दिमाग तक ब्लड जाएगा तो ब्लड काम करेगा दिमाग के लिए। ये गॉस थ्योरम से आएगी, और गॉस थ्योरम आपको भी सीखनी है ना, ये चीज ये गॉस से आएगी। नहीं मतलब फर्स्ट में भी तो चार्ज टुवर्ड द प्लेट भी जा रहा है, अवे फ्रॉम द प्लेट, एंड सेकंड में भी एंड थर्ड में भी, तो फिर सेकंड का अलग से लो। इसमें तो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम में जाए। वो तो देखा ही नहीं मैंने, ये बताओ, एरर तो देखा ही नहीं। राजे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के लिए इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, इस तरफ आउटवर्ड्स, और इस रीजन में भी आउटवर्ड्स, राइट। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव, इस रीजन में भी टुवर्ड्स द नेगेटिव, इस रीजन में भी टुवर्ड्स द नेगेटिव। अब समझ गए? ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं C को। प्लेट एरिया A है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, एंड C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से स्टार्ट किया। क्यू अपॉन वी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा ओवर 2, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, D नीचे, और सिग्मा की जगह क्या डाल देंगे, क्यू अपॉन ए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सिंपल है ये, किसी को डाउट? Now capacitance of a parallel plate capacitor with, एक साइड डाल रहे हैं हम कंडक्टिंग स्लैब,
इन बिटवीन, और एक साइड डाल रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन। डाइलेक्ट्रिक के बारे में चलो बाद में, पहले कंडक्टिंग स्लैब की बात करते हैं। ये है हमारी पहली, दिस इज प्लेट नंबर 1। फिर उसके बाद एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, फिर हमारी प्लेट नंबर 2। प्लेट्स का सेम एरिया ऑफ ए है, और उनके बीच की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है। ये जो हमने कंडक्टिंग स्लैब ली है, इसकी थिकनेस टी ले। जो पॉजिटिव प्लेट थी, इस पॉजिटिव का नेगेटिव अब कहां पे आएगा, इस साइड, और इस नेगेटिव का पॉजिटिव यहां पे आएगा, एंड पॉजिटिव का नेगेटिव यहां। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में है और इस रीजन में, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो फिर से वहीं से स्टार्ट करो। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू, एक सेकंड, C is equal to Q upon V equal to Q upon electric field into distance D minus DQ। क्योंकि वो जीरो के अंदर क्योंकि इस बीच वाली जो T थिकनेस है उसमें कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड साइड साइड में ऐसेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, Q अपॉन, ये तुम्हें नीचे नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है अभी। E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इधर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर, नीचे रह गया D माइनस टी। फिर नेक्स्ट स्टेप Q एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा की जगह Q अपॉन A, D माइनस टी। Q भी हट गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। अब मेरे को बताओ, ओरिजिनल कैपेसिटेंस अगर C थी, जिसका प्लेट एरिया है डिस्टेंस D थी, बीच में कंडक्टिंग स्लैब डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? वेरी गुड अर्श, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? हाँ जी, अर्श, नहीं इंक्रीज हुई है सर। कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? वो तो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक स्लैब के उस पे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अरे कंडक्टिंग स्लैब थिकनेस के बारे में बोल रहा हूँ ना। अब फिर इंक्रीज होएगी। इंक्रीज होगी क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, हाँ जी, है ना, इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज तो नहीं हुई थी। सर आपने वेरी गुड क्यों बोला? इसे बस इसी ई की वैल्यू, पहले ई की वैल्यू क्या डाली, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर सिग्मा की जगह क्या डाला, क्यू अपॉन ए। बस वो वाला क्यों ऊपर वाला, कौन सा ऊपर वाला, तो फॉर्मूला है ना क्यू अपॉन बी। सी वाला, सी इज इक्वल टू क्यू बाई, इसके नीचे वाला, ये वाला सिग्मा से, सिग्मा वाला क्यू बाई, ऊपर जो जिससे वो कटा है वो स्टार्टिंग से ही चला जाता था, सी इक्वल टू क्यू बाई वी से। चल लेके आ रहे हो कुछ? अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या सीन है ये समझो। साइड क्लियर हो गया? अर्श आपका कोई डाउट? नो सर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अलग सीन है। इस पॉजिटिव प्लेट का तुम्हें दिख रहा है? हाँ, किसी को नहीं दिख रहा, ऐसा कोई है? सर वाइट कम नहीं है इसके लिए, इससे बहुत ज्यादा होगी, थोड़ी सी कम होगी। सर हम रूम की बात कर रहे हैं। रूम में लाइट जलाई कहाँ है? अब ठीक है, इस पॉजिटिव का नेगेटिव, अब इस नेगेटिव का पॉजिटिव अंदर भी है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, बहुत थोड़ी सी, बाहर वाली से कम। जरा इस टॉपिक को छोड़ के मैं पहले डाइलेक्ट्रिक समझा। Dielectrics are those mediums which generally do not conduct, which are generally insulated, but they start conducting as soon as an electric field is applied. तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक को कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक में कुछ ऐसा सा सिस्टम रहेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करते हैं, जैसे कि CO2 पोलर है नॉन पोलर है, H2O पोलर है,
तो H2O में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम रहेगा, एक जगह रहता है, तो उस और नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े से सेपरेटेड रहते हैं। बट इन दोनों की ही, इसकी भी और इसकी भी पोलराइजेशन की जा सकती है। पोलराइजेशन का मतलब हुआ कि इन दोनों को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, और पोलराइजेशन के बाद अगर हम इस चीज को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसका जो नया शेप बन जाएगा वो ऐसा होगा कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने उसको छोड़ दिया तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ हो जाएगा, थोड़ा नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। इतनी बात समझ में आई? थोड़े से इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव सेपरेट हो गए, तो इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, उसे कहते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है? मीडियम की, जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसी बात को तुम कई चैप्टर में पता है कैसे समझते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मीडियम या पोलराइजिंग मीडियम का फॉर्मूला होता है जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डिवाइडेड बाय उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब एक और एक चीज, किसी को ये पता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या फर्क होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वो कितना चार्ज, गैस मारते हो कि पता है? नहीं कांस्टेंट तो पता है कि कितने पे वो स्टार्ट कर देगा। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो यहाँ यूज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ मीडियम की वैल्यू हो गई एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी थी डिवाइड बाय उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डाइलेक्ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, एक नाम अलग है सिर्फ। इसका मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी मीडियम में एग्जिस्ट कर सकती है। समझ गए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्ट्रेंथ का फर्क। क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में भी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम इज क्या, मतलब सीक्यू में भी आया हुआ है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी मीडियम में जो एग्जिस्ट करती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो हम डिवाइड करेंगे। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई, ये सारी कहानी का निचोड़ ये था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज द मीडियम डिवाइडेड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, मूविंग ऑन। तो इस केस में यहां से स्टार्ट किया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम वाली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। वो अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इतना छोटा सेपरेशन होता है कि वो फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम, और ये हो और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इससे बना रहा हूँ रेड से कि ये हमारी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी इधर और इधर। ठीक है, पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव एक साइड। अब सेम स्टेप्स, C इज इक्वल टू Q बाई B से स्टार्ट किया विच इज Q अपॉन V की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस आना है। डिस्टेंस क्या क्या है, एक D है और एक T है। टोटल डिस्टेंस D था प्लेट्स के बीच का और थिकनेस है इसकी T। तो हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, हम डिस्टेंस ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल है D माइनस T तक, और जो मीडियम वाली है वो है सिर्फ T तक। समझ गए? विच इज Q ओवर E इंटू D माइनस T प्लस EM की जगह मैं ले सकता हूं एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहां से E कॉमन निकालो बाहर, E निकाल दिया तो आपके पास बचेगा D माइनस E प्लस T अपॉन K। अब E की जगह क्या पुट होगा, E की जगह एक बार पुट होगा सिग्मा को आंसर नॉट, और सिग्मा की जगह पुट हो जाएगा Q बाई 8, और फाइनल आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू, फाइनल आंसर डाइलेक्ट्रिक के केस में हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T माइनस T प्लस T अपॉन K। यही फॉर्मूला बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, T माइनस P 1 माइनस 1 अपॉन K ऐसे लिखा हुआ। फॉर आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑन व्हिच यू विल डू द न्यूमेरिकल्स।
अब इस फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। फॉर्मूले में ऐसा क्या दिखा कि जिससे तुम्हें पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज ही हो रही इसने ये नहीं बताया फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, इसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया अपने बस। है। स्टेटमेंट फॉर्मूले में पता है क्या करो, पुट पुट T इज इक्वल टू डी, यानी कि उसको पूरी डायरेक्ट्रिक से भर दो कैपेसिटेंस को, जो थिकनेस थी T की जगह T इक्वल टू डी पूरा ही भर दिया। अब T इक्वल टू डी हो गया तो C की वैल्यू क्या बनी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, ये तो कट ही गया। सो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस अगर C थी तो न्यू कैपेसिटेंस हो गई K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। हम कुछ भी करें कैपेसिटर के साथ उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो। यहाँ तक किसी को डाउट? अब गायब हो गए थे क्या? वो सर नेट चले गया था एक सेकंड के लिए। अच्छा, अभी ये बात ना जिसमें किसी को डाउट, आपको डाउट है? नो सर। आप सबको क्लियर है? अभी मैं सिर्फ कैपेसिटेंस का टॉपिक रिवाइज कर रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन पे नहीं जा रहा। क्वेश्चंस आफ्टर दिन करते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या बचा कैपेसिटेंस में? सीरीज एंड पैरेलल। जब कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल आपके सिलेबस में है, टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS इज इक्वल टू, और कैपेसिटर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला C इक्वल टू C1 प्लस C। अगर यहीं पे मैं रेजिस्टर्स को भी इंक्लूड कर दूं तो रेजिस्टर के सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, रेजिस्टर के पैरेलल का भी पता है आपको? करेक्ट। अगला भी बोलना जो पूछ रहा हूँ। दो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर होती है, इसके अक्रॉस सपोज पावर P1 है, इसके अक्रॉस पावर P2 है, तो जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो नेट इफेक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला क्या और पैरेलल में पावर का फॉर्मूला क्या बनता है? सीरीज में जब होते हैं तो बताओ, तुम्हें अलग से करवाया था क्योंकि कब करवाया था? तो सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला बन जाता है 1/P नेट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/, और पैरेलल के केस में पावर का नेट का फॉर्मूला बन जाता है P1 प्लस। गुड इवनिंग मैम। गाइस मेरे से सीनियर मैम, गुड इवनिंग। जब भी टीचर आए क्लास में एक बार विश करना होता है, पता है ना? छोटे में सिखाया गया ना। मेरे को दोबारा ना बोलना पड़े बात। मैम सब सुनती है। सर अभी वो चलो एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं वो मेरे को आता है। चलो एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं कैपेसिटर में? लेट्स स्टार्ट। हाफ सीरीज स्क्वायर है ना। तुमने एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तुमने कहा कि एनर्जी स्टोर कैसे करते हो वो बताओ। नहीं ये अगला टॉपिक ही है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड, ये सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर का, इसके बाद लास्ट। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर स्टार्ट कहां से करोगे? डेरिवेशन पे आता है, लेट करोगे। अरे लेट में डी से स्टार्ट क्यों हो रहा है मेरा? ठीक है, let dW be small amount of work done by the source in giving a charge small, by giving a small charge पूरी स्टेटमेंट फिर से सुनो। let dW be small amount of work done by the source in giving a small charge dq to the capacitor, तो dW is equal to v dq। ये फॉर्मूला बताओ कहां से आया?
Say the verb. Sorry. QB. W इज इक्वल टू क्यू बी, W इज इक्वल टू क्यू बी बोला एक ने, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया वही तो पूछ रहा हूँ। W by Q is equal to हाँ ये यहाँ से आया फॉर्म, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q। तो इस फॉर्मूले को छोटा कर दिया, dW इज इक्वल टू वी डी क्यू, dW इज इक्वल टू V का फॉर्मूला क्या बना, Q बाई C, Q बाई C dQ, therefore टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C आ जाएगा, Q dQ का इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैंने गलत पता क्या लिखा है, मैंने गलत लिखा है, या तो मैं इसको स्मॉल q लिखूं, मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था स्मॉल q dq और लिमिट्स लगा देनी चाहिए थे 0 से कैपिटल Q। तो Q dQ का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, जिसमें लिमिट्स लग जाएगी 0 से कैपिटल Q तक, तो बन गया Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बाई 2C इज द वर्क डन, दैट इज वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाई 2C। अब तुमने तो बताया था हाफ CV स्क्वायर, ये तो नहीं लाइक Q स्क्वायर बाई 2C so वो एनर्जी अलग थी, ये एनर्जी अलग है ना। आ जाएगा इसको Q की वैल्यू। Q की वैल्यू अगर मैं CV पुट कर दूं हाँ जी। तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C एक सी कर दिया, आगे हाफ CV स्क्वायर, ये जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने डेरिवेशन दी नहीं याद। और C की जगह Q बाई V पुट कर दो तो हाफ QV आ जाएगा। मिस्टर डैश हाँ जी सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर आपने W इज इक्वल टू Q स्क्वायर ये कैसे आता है? ये खत्म होने के बाद पूछती है हमेशा। सर आप बेटा हम स्टार्टिंग से वर्क की वैल्यू निकाल और W को बाद में हमने U लिख दिया एनर्जी। एनर्जी के बाद एक टॉपिक और है कैपेसिटेंस, जिसे कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का सीन क्या होता है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C1 को V1 नोट पे चार्ज किया, फिर एक और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C2 है, उसको V2 वैल्यू पे किया जाता है चार्ज। मैम मैं उत्तर में जाऊंगी थोड़ा आगे हटो बेटे। तो जब भी दो कैपेसिटर्स को, इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं, ये दोनों अलग अलग कैपेसिटर हैं, C1 V1 पे चार्ज था, C2 U2 पे चार्ज था, लेकिन इनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब इनका जो ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, वोल्टेज। अब वो कॉमन पोटेंशियल जिसे कहते हैं VC इज इक्वल टू Q टोटल, V का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई C, तो Q टोटल अपॉन C टोटल। Q टोटल क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, C टोटल क्या हो गया C1 प्लस C2, Q की जगह CV लिख सकते हैं, तो कॉमन पोटेंशियल का C1 V1 प्लस अपॉन C1 प्लस C2 ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ तक बुक में बताया जाता है कि अगर दो कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ दो तो ये कॉमन पोटेंशियल हो जाता है। बुक में एक साथ और नहीं बताते कि नया चार्ज क्या होता है कैपेसिटर्स में। जब भी दो कैपेसिटर को आपस में शेयर करते हैं उनका वोल्टेज भी चेंज हो जाता है, उनका नया चार्ज जाता है, कुछ नया चार्ज हो जाता है। एंड द न्यू चार्ज का फॉर्मूला वैसे क्या था, Q इक्वल टू CV था ना, तो न्यू चार्ज ऑन 1 वो हो जाएगा C1 इंटू V नया पोटेंशियल, और न्यू चार्ज ऑन 2 हो जाएगा C2 इंटू न्यू पोटेंशियल। समझ गए, कॉमन पोटेंशियल जो भी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन, ठीक है, जैसे कि
ये ध्यान में रहे, आपको बोला गया कि एक 200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था जिसको 100 वोल्ट पे चार्ज किया गया था, और एक 400 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जो अनचार्ज, इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। फाइंड न्यू चार्जेस ऑन ईच, या फाइंड द चार्जेस ऑन ईच आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन का छोड़ो, बिफोर कनेक्शन कितना चार्ज है आपको पता है? इस पे जो चार्ज आ जाएगा C1 इंटू वी, C1 V1, इस पे चार्ज आ जाएगा 0 क्योंकि इसका V2 0 है, इट इज अनचार्ज। मतलब इसको किसी वोल्टेज से कनेक्ट किया है तो इसका सो इनिशियल चार्ज इसका तो हो जाएगा C1 से, और इसका जो चार्ज हो जाएगा 0। लेकिन आफ्टर कंबाइनिंग देम लाइक दिस, इनका कॉमन पोटेंशियल निकालोगे आप, C1 V1 विच इज 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 है 100 प्लस C2 V2, C2 V2 0 हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2, 200 प्लस 400 600 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 तो काट ही देते हैं, हमें बचा क्या? 200 बाय 600। हंड्रेड भी है ना, 100 भी है। तो 200 बाय 3 नहीं, 200 बाय 6 यानी कि 100 बाय 3 बचेगा, है ना? तो न्यू कैपेसिटेंस जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा वो हो जाएगा 100/3 वोल्ट्स, और इसके बाद आप नया चार्ज निकालोगे, है ना? Q1 की वैल्यू आ जाएगा, C1 कितना था? 200 माइक्रोफैरेड्स इंटू V1 कॉमन पोटेंशियल इंटू 100/3, सो वॉट एवर इट इज, इतना माइक्रोफैरेड्स हो जाएगा, Q2 भी निकाल सकते हैं, न्यू चार्ज। ये कंसेप्ट समझ में आया? लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कैपेसिटेंस की, जब भी हमने ये काम किया, जब भी दो कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, उनकी एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी हमेशा लॉस हो। तो इस टॉपिक को आप ऐसे लिख सकते हो, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेल, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेल। शेयरिंग वॉट, दो कैपेसिटर को जब जोड़ दिया तो हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये थी, C1 एट V1, C2 एट V2, राइट? C1 V1 लिख दिया, C2 V2 लिख दिया, और फाइनल इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब हमें बताइए इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल है, तो व्हाट वाज द टोटल एनर्जी बिफोर वी जॉइंड इट? टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाज, जो पहले में एनर्जी थी कैपेसिटर में प्लस दूसरे में जो एनर्जी थी, राइट? इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ऐड कर दो, तो टोटल एनर्जी कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? हाफ, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? C1 प्लस C2, एंड व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल? VC। हाफ C1 प्लस C2 VC का स्क्वायर, VC क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन इसका स्क्वायर। अब ये एक टर्म कटेगी, नीचे C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ऊपर C1 प्लस C2 एक है, तो यू विल बी लेफ्ट विद हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया फाइनल एनर्जी। अब यू फिगर आउट डेल्टा यू। अब डेल्टा यू आप फाइनल माइनस इनिशियल मत करो, आप इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि अगर एनर्जी लॉस हुई है तो इनिशियल माइनस फाइनल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। ये करना स्टार्ट करो और मेरे को इसका एक्सप्रेशन बताओ।